आपने कभी मैथमेटिक्स में अगर अपन 140 करोड़ लोगों में 21 लोगों को परसेंटेज में निकाले तो बहुत मामूली सा परसेंटेज है। और इसीलिए ये बहुत मामूली बात है, शायद एमसीडी के लिए, शायद पुलिस के लिए, शायद व्यवस्था के लिए, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, फायर डिपार्टमेंट के लिए। 21 लोग ही तो मरे थे। मालवीय नगर के जो होटल में जो आग लगी, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वहीं जहां पर कोई पॉलिटिकल मर्डर हो जाए एक व्यक्ति का, किसी पॉलिटिकल रिश्तेदार या उसके संबंधित व्यक्ति का, तो ये बात राजनीतिक गलियारों में इस तक कदर बढ़ जाती है जहां पर हाहाकार मच जाता है, आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं और बात सड़क से उठकर संसद तक आ जाती है। तो मैं आपको बात कर रही हूं उस एक बयान की, उस इंसिडेंट की जो कि 3 जून को हुआ मालवीय नगर में। जहां 6 कमरों की परमिशन थी वहां 25 बन गए, जहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था और उस सो कॉल्ड बेड एंड ब्रेकफास्ट के मालिक ने यह कहा कि दिल्ली में सब चलता है। जब पूछताछ हुई तो यह कहा कि मुझे नहीं पता 15 मीटर की यह पूरी बिल्डिंग है तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी में सब कुछ चलता है। तो आपको मैं एक बात बताने के लिए आज यहां पर आई हूं। हम चर्चा जरूर करेंगे, न्यूज चैनल्स पे रोया पीटी आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे, लेकिन ये 5 दिन तक होंगे। 5 दिन तक सील भी होंगे हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऐसी दुकानें, ऐसी जगह, सब कुछ सील हो जाएगा, कार्रवाई होगी। 6ठे दिन से आपका ध्यान, हमारा ध्यान सब भटक चुका होगा। इसलिए आपने कभी हरियाणा रोडवेज में सुना होगा कि यात्री अपने जान और माल की परवाह खुद की जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप जन्म ले रहे हैं तो आप खुद अपने जिम्मेदार हैं और कोई नहीं, क्योंकि यहां पर सरकार सुन नहीं रही, यहां पर व्यवस्था सुन नहीं रही है, यहां पर ना एमसीडी, ना पुलिस, ना कोई और सुन रहा है। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, युवराज 2 घंटे तक जान की रिक्वेस्ट करता रहा बचाने की, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे आज हम आंकड़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। 5 दिन तक सिर्फ कार्रवाइयां होंगी। 26 घंटे बाद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच गई। 10 लाख रुपए मरने वाले को और 5 लाख रुपए जो घायल हुए उनको मिल गए। ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस बन चुका है। तो मेरे साथ आज वेदभूषण, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस मौजूद है। सर से हम कड़े सवाल करने की और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर रुपेंद्र सिंह जी हैं, एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अंकित शांडिल जी हैं, सिविल इंजीनियर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदभूषण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये तो बहुत मामूली बात है ना, ये तो हो गया सो हो गया। 21 लोग ही तो थे, 140 करोड़ लोगों का देश है, देश की राजधानी है, कोई इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो मतलब आगे भी हो जाएगा। सिर्फ आज आप और मैं चर्चा कर लेते हैं, आधा 1 घंटा हम व्यूवर्स का ले लेते हैं, उसके बाद अपने अपने घर। देखिए, मुझे 2 बातें आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बतानी है और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तमाम, मैं जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है मौके से डिबेट कर रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी तू मैं एमसीडी पुलिस के ऊपर, पुलिस फायर के ऊपर और तमाम जी चीज़ें आ रही हैं। परंतु मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि मैंने कल भी एक चैनल पर इस बात को कहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मार्च 2006 के अंदर एक जजमेंट आई थी सबसे बड़ी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली के अंदर एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को टाइम एंड अगेन दी जाए, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर 3 अपॉइंट किए गए। केजे राव उसमें मेन एक ऑफिसर थे, उसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर भूरेलाल थे जिनकी अध्यक्षता में कमेटी लगाई गई थी, और एक मेजर जनरल थे। वो इतनी हाई पावर्ड कमेटी थी कि यदि किसी बिल्डिंग को बोल दें तो उसी टाइम बिल्डिंग टूट जाए। और उसके बाद में जब वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स करी, इलाकों में जाना शुरू किया, उनका मेन काम था इलीगल एनक्रोचमेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको रिमूव कराना, फॉरेस्ट की जो लैंड है उनको कब्जे में लेना, सरकारी पब्लिक लैंड पर जो कब्जे हैं उनको रिमूव करना, जितने भी होटल, नर्सिंग होम, जितनी भी दिल्ली है इसको व्यवस्थित करना, इसको राजधानी का रूप देना। और उसको लेकर आपने देखा होगा जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे उनको वहां से रिमूव कर दिया गया, जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया थे उनसे उनको हटा दिया गया।
परंतु इसका रिपरकशन ये हुआ कि पूरी दिल्ली में, चाहे वो उस टाइम चूंकि आम आदमी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस, बीजेपी और कुछ प्रमुख दल थे, हाय तौबा कर दी, क्योंकि उनका वोट बैंक उनको लग रहा था खिसक जाएगा, दिल्ली से लोग बाहर पलायन कर जाएंगे, ये यहीं मरते रहें कॉकरोच की तरह और यहीं पर इनका जीवन चलता रहे। उसमें बहुत बड़ा बदलाव हालांकि दिल्ली में आया, परंतु अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई, क्योंकि इन लोगों की मंशा कुछ और थी, उसको उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया और लगभग 1.5-2 साल चलने के बाद में स्थिति वहीं के वहीं आ गई और स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। शीला दीक्षित के टाइम में जब वो सीएम थी, जो उसका आप जिक्र कर रही हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम लाई गई, वो केवल इसलिए लाई गई थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे पास होटल्स के रूम्स की कमी थी और जो प्लेयर्स के साथ उनके गेस्ट या प्लेयर्स आएंगे उनको रहने के लिए सस्ता रूम मिल जाए। परंतु उस स्कीम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो स्कीम बदस्तूर चलती रही और जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 6 रूम से 25 रूम और ऐसे हर कॉलोनी मोहल्ले के अंदर इस तरह की व्यवस्था हो गई। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, ये तो आपने सुन लिया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। दूसरा, इसमें जब आम आदमी पार्टी आई, अपने आप को बड़ा ईमानदार शीशमहल वाली पार्टी, उन्होंने कहा कि हम एनक्रोचमेंट दूर करेंगे, दिल्ली को राजधानी का रूप देंगे और दिल्ली में होंगे, परंतु एक के बदले एक बोतल शराब और तमाम वो चीज़ें हुई जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं थी और ईमानदारी के ढकोसले रह गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये भ्रष्टाचार का एक इतना बड़ा डांस है जिसके बारे में आम आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के अंदर 36 साल की नौकरी मैंने की है, मैंने इन चीज़ों को नज़दीक से देखा है किस तरह भ्रष्टाचार है। जब रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी तो उन्होंने सबसे पहले, उनकी आंखों में यही किरक रहा था, उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों को गुंडा बोल दिया। मैंने उसका बहुत भयंकर विरोध किया, उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा को पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बोलूंगी, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर कुछ था उनके मन में, तो उन्होंने एलजी साहब के माध्यम से एक ऑर्डर जारी करा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको, दर्शकों को शायद पता भी ना हो। और उन्होंने एक आदेश पास कराया, दिल्ली पुलिस एक्ट जब 78 में बना था, उसमें प्रोविजन था कि दिल्ली पुलिस को तमाम लाइसेंसिंग पावर, रिवॉल्वर, गन, होटल, रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस देने की पावर थी। जब दिल्ली पुलिस उसकी जांच करती थी, कितनी रोड है, इस आदमी की वेरिफिकेशन क्या है, इसका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, जगह फीजिबल है नहीं, तमाम पैरामीटर्स पर उसकी जांच की जाती थी। परंतु वक्त के हिसाब से ऐसा हुआ कि उन्होंने तमाम चीज़ों को रिपील कर दिया रेखा गुप्ता ने, और ये पावर दिल्ली पुलिस से छीनकर दिल्ली सरकार को दे दी गई। अब चूंकि ईज ऑफ बिजनेस एक वर्ड होता है, डूइंग बिजनेस के, कैसे बिजनेस को बढ़ावाएं, उसमें केवल ऑनलाइन का प्रक्रिया रखी गई। आप चाहें तो अभी इस बिल्डिंग का ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन ले लें। तो ये जो गलती हुई, उसका एक गलती पर गलती, पहले जो 2006 को आपने गलती माना, तीनों नहीं, ये हमाम में नंगे हैं सारे के सारे। और जहां तक शीला दीक्षित के टाइम में आम आदमी पार्टी थी और अभी फिलहाल बीजेपी भी, तीनों एक ही तरह के काम है इनके। कुछ नहीं हो सकता, यही चाले लो, यही बात है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। 2006 में जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और फिर वही स्थिति आ जाए, तो ये चीजें सुधर सकती हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुधर सकती। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, फायर, पुलिस, सब A to Z। तो आप ये उम्मीद कीजिए कि पुलिस को तो आप निकाल दी, पुलिस से तो पावर ही नहीं, पुलिस वाला तो चालान भी नहीं कर सकता, किसी रेस्टोरेंट, होटल, स्विमिंग पूल, किसी का चालान ही नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं वापस आऊंगी। किसी को नहीं पता, सवाल है पुलिस के लिए, मैं आऊंगी आपके पास। बताइए कि पुलिस का सारी जिम्मेदारी, क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन फोर्स है, वो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूं, मैं खुलकर बोल सकता हूं, उस जगह प्रहार कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए वो उस पुलिस को ही घेरने पे लगे हुए हैं। मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं आऊंगी इसको लेकर अलग से समझने आपके पास। केवल पुलिस का क्या, इसमें हम पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है समझेंगे आपसे। सर, मैं एक डेटा आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर डेटा खुद फायर विभाग का जो डेटा है 2024-25 का, वो आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को भी, आपको भी, और इससे जवाब लूंगी आपका, कि बिना एनओसी वाली बिल्डिंग 7312, मकानों या सोसाइटी 5506 मामले, और 99% के पास एनओसी नहीं है। ये मकान और सोसाइटी की बात कर रही हूं। दुकानों और शोरूम में 693 मामले, सिर्फ 2 के पास एनओसी है। यह है गंभीरता। ये डेटा बताने की जरूरत इसलिए है कि इतने सारे पर सिर्फ 1% ऐसे हैं जिनके पास एनओसी है। अब सवाल वापस से वही उठता है कि क्या कभी बिजली, मेरे घर में 4 कमरे हैं, मैं 2 कमरे करके बता के चली जाऊं, मेरे बिजली विभाग को कभी तो ठगा होगा ना कि 6 कमरे चला रही हूं। वहां पर
6 कमरे बताकर 25 रूम चल रहे हैं। कभी तो बिजली विभाग को लगा होगा ना कि नहीं साहब बिजली का बिल तो अब इतना बड़ा आ रहा है। कभी तो पानी के बिल को ये लगा होगा ना कि नहीं साहब पानी का बिल कुछ होगा। क्या सब सो रहे हैं? वो या प्राइवेट कंपनी है मैडम, बिजनेस करने के लिए आई है, उनकी तरफ से मरे जी वो बिजनेस कर रहे हैं। वही समझ रहे हैं सर, आप सही समझ रहे हैं। BSES है, NDPL है, वो कंपनी है, लाला की दुकान है, वो लोग अंबानी की दुकान है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उनकी कोई जिम्मेदारी सर नहीं। ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी विभागों की है, लेनी पड़ेगी। वो विभाग नहीं है, वो लाला की दुकान है। अब आप तो साथ तो दुकान सरकार पे- को भी लाला की दुकान मानेंगे। वेद सर मैं आ रही हूँ ना आपके पास। BSES और ये लाला की दुकान है, वेद NDPL। सर मैं आ रही हूँ ना आपके पास।